ओके गैस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना। हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी वाली अप्रोच कंप्लीट की थी, वन कमोडिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टू कमोडिटी में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करना है, ये हम आज इस वीडियो में देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। पहले तो ये देखते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों में कोई फ़र्क है, कुछ अंतर है, कोई डिफरेंस है। और इनडिफरेंस का मतलब होता है कि उन दो चीज़ों में कोई भी अंतर या डिफरेंस नहीं है, उसे कहते हैं इनडिफरेंस। मतलब मैं आपको तीन चीज़ें रखता हूँ, आप कहते हो कि मैं इसमें से कुछ भी कंज्यूम कर लूँ तो मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन तीनों चीज़ों के प्रति इनडिफरेंट हो। यू आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल ऑफ दी कॉम्बिनेशंस या ऑल ऑफ दी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट से सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके लिए उन चीज़ों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं। एक कंज्यूमर है उसको मैं दो प्रोडक्ट ऑफ़र करता हूँ, लेट सपोज एप्पल और ऑरेंज। तो इमेजिन करते हैं कि एक बास्केट है, उसमें कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं। तो मैं उसको पहली बास्केट बना के देता हूँ जिसमें मैं 10 ऑरेंज रखता हूँ और एक एप्पल रखता हूँ। अब मैं कंज्यूमर को कहता हूँ कि भाई तुम्हें ये चाहिए, तो वो कहता है हाँ ठीक है ये मुझे चाहिए, इसमें 10 ऑरेंजेस है और एक एप्पल है। अब मैं उसको एक नया कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसमें एक एप्पल और इंक्रीज़ कर दूँ तो हाउ मैनी ऑरेंजेस आर यू विलिंग टू सेक्रीफाइस। तो वो कहता है कि मैं इसमें से 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, क्योंकि उसके पास ऑरेंज बहुत ज़्यादा है। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना वो ये बन गया। ध्यान रखना है इसमें आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना होता कि एप्पल तो एक ही इंक्रीज़ कर रहे हैं और ऑरेंज हम 3 क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हमें कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल से मतलब है। तो अगर उसे ये कॉम्बिनेशन दिया जाए तो वो कहता है ठीक है, 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस दैट इज़ गुड फॉर मी। फिर मैं उसे अगर दूसरा कॉम्बिनेशन देता हूँ तो कहता है ये भी ठीक है, 2 एप्पल्स कर दो और 7 ऑरेंजेस कर दो। तो आपने देखा एक एप्पल इंक्रीज़ करने के लिए वो 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया। इसके बाद मैं उसको एक कॉम्बिनेशन और बना के देता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है मैं एक एप्पल और बढ़ा देता हूँ। अब क्या होता है, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हम उसे सेक्रीफाइस करने को बोलेंगे वैसे वैसे वो कम सेक्रीफाइस करेगा। तो अब वो कहता है कि मैं 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, यानी कि 5 ऑरेंजेस उसे चाहिए। फिर मैं उसे एक कॉम्बिनेशन और देता हूँ कि ओके अब जो सिचुएशन है वो क्या होगी, 5 एंड 3। अब मैं उसे कहता हूँ अगर मैं एक एप्पल और बढ़ा दूँ तो। अब वो कहता है कि भाई अब तो मैं केवल एक ही ऑरेंज सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। तो ये आ गया अराउंड 4। इसका मतलब ये हुआ जैसे वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आता जा रहा है, वो जो सेक्रीफाइस करने का उसका रेशो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब हम इन कॉम्बिनेशंस के बीच में जो भी डिफरेंस आया, जैसे कितने ऑरेंज के बदले में कितने एप्पल दिए या एक एप्पल के बदले में कितने ऑरेंज दिए, इसका जब हम रेशो निकालते हैं उस रेशो को हम लोग बोलते हैं MRS। तो MRS का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि दो प्रोडक्ट में से किसी भी एक प्रोडक्ट का एक और यूनिट बढ़ाने के बदले में आप दूसरे प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। इसलिए वर्ड आया देखिए मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड जहाँ आता है उसकी डेफिनेशन में एडिशनल वर्ड आता ही आता है। तो in simple terms we can say MRS is the rate at which the consumer is willing to sacrifice how many units of one product to obtain one additional unit of the other product। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो पहले कॉम्बिनेशन से हम सेकंड पे आ रहे हैं, तो एक एप्पल बढ़ाने के लिए उसने कितने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए, 3। तो रेशो बन गया 1:3। फिर 2 से 3 एप्पल पे आया, यानी कि एक एप्पल बढ़ाने के लिए वो 7 से 5 ऑरेंजेस पे आ गया, यानी कि 2 ऑरेंज वो सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर 3 से 4 एप्पल पे आए यानी कि 1, और 5 से 4 यानी कि 1 ऑरेंज उसने रिड्यूस किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो MRS जो है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में रिड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग इसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग
MRS. तो MRS in the case of indifference curve approach is always diminishing. अब ये जो MRS है इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कर्व्स की बनने वाली शेप में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे MRS डिमिनिशिंग होते हैं तो जो कर्व की शेप निकल के आती है वो हमेशा कॉन्वेक्स निकल के आती है। इस शेप को कॉन्वेक्स बोला जाता है। अगर हमारा MRS इंक्रीज़ हो रहा होता तो ये इंक्रीजिंग MRS हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप वो से देखोगे एक बार दोबारा तो वहाँ देखना, वहाँ पे MRS जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। जब भी MRS इंक्रीज़ होते हैं तो जो कर्व की शेप्स हैं वो कॉनकेव निकल के आती हैं। तो दिस इज़ अ कॉनकेव शेप। अभी हमारे वाले कंसेप्ट में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में वी कैन सी MRS जो है वो डिमिनिशिंग हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसे बनेगी? कॉन्वेक्स शेप आएगी। और अगर ये MRS कांस्टेंट रहता, लाइक 1:2 1:2 1:2 1:2, यानी कि अगर ये चेंज नहीं होता तो जो शेप निकल के आती वो स्ट्रेट निकल के आती। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारा MRS कांस्टेंट आता, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं 1:1 ही होता है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, लाइक 3:1 3:1 3:1 या 2:1 2:1 2:1, ये कांस्टेंट के ही एग्जांपल्स हैं। जब MRS की शेप कांस्टेंट निकल के आएगी तो हमारा जो कर्व है वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, MRS के इंक्रीज डिमिनिशिंग या कांस्टेंट होने से शेप्स में फ़र्क आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट वाला हम लोग आगे इसमें कंसेप्ट आएगा चैप्टर में, बजट लाइन, उसमें भी हम करेंगे। ओके। अब आपके सामने ये टेबल तैयार है। ये टेबल हमें कस्टमर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है और कस्टमर कह रहा है ठीक है मुझे इन चारों में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो। तो ये जो शेड्यूल हमने बनाया इसका नाम हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल। ओके। तो indifference schedule is a table which shows various combinations of two different products which give equal satisfaction to the consumer. तो ये चारों कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप उसे दे दो तो वो कह रहा है कि मेरे लिए इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका नाम बन गया इनडिफरेंस शेड्यूल। इसी शेड्यूल को अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट कर दें तो वो जो कर्व निकल के आएगा वो कहलाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा एक बार देखते हैं। ये बनाया मैंने ग्राफ 0 x एक्सिस y एक्सिस। तो हमारा जो टेबल था उसमें हमने देखा था कि एक तरफ मैंने एप्पल दिखाए हैं, एक तरफ ऑरेंजेस। तो आपको भी ऐसे दो प्रोडक्ट ग्राफ में दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एप्पल्स और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑरेंज। प्रोडक्ट आप कोई भी ले सकते हो, फूड एंड क्लोथ्स ले सकते हो, वीट एंड राइस ले सकते हो, एप्पल एंड ऑरेंजेस ले सकते हो, कोई भी दो प्रोडक्ट आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाने हैं। नॉर्मली वाई एक्सिस पे आप वो वाला प्रोडक्ट लेना जिसकी क्वांटिटी को आप रिड्यूस करो, तो दैट मेक्स इट ईजी टू मेक द ग्राफ। तो ऑरेंज आप देखोगे तो मैंने रिड्यूस करे थे 10 से 7 5 4। तो एक्स एक्सिस पे मैंने लिए एप्पल और यहाँ पे लिए ऑरेंजेस। अब हम इनकी मार्किंग कर देते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 4 6 8 10। आप चाहो तो पहले कर्व बना के उसके बाद इसकी प्लॉटिंग कर सकते हो, उससे क्या होता है कि आपकी ये सीक्वेंस में सही आ जाते हैं। अभी हम लोग क्योंकि प्रॉपर ग्राफ में नहीं बना रहे हैं इसको, तो देखते हैं। 1 एप्पल पे 10 ऑरेंजेस हैं तो ये लगभग पॉइंट आपका यहाँ बैठेगा। 2 पे वो कह रहा था मुझे 7 ऑरेंज कर दो, तो 2 पे करीबन 7। 3 एप्पल्स के साथ 5 का कॉम्बिनेशन है तो 3 के साथ आ रहा है 5 और 4 के साथ चल रहा है 4, तो ये आ गया 4। अब आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है, ध्यान रखना है शेप जो है वो आपको कॉन्वेक्स रखनी है। तो अगर हम इसे कॉन्वेक्स शेप के साथ बनाएंगे तो करीबन ये ऐसे दिखेगा। ओके। तो ये हमारी कॉन्वेक्स शेप क्यों बनी? क्योंकि इसके पीछे जो MRS है वो डिमिनिशिंग है। तो ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ, व्हाट इज़ दिस कर्व? दिस कर्व इज़ नोन एज इनडिफरेंस कर्व। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस, किसके कॉम्बिनेशंस? ऑफ टू प्रोडक्ट्स, एप्पल ऑरेंज या जो भी है, एंड दीज कॉम्बिनेशंस आर प्लॉटेड ऑन अ सिंगल कर्व। दीज कॉम्बिनेशंस गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर।
तभी इनका नाम पड़ा इनडिफरेंस कर्व, क्योंकि कंज्यूमर के लिए इन कॉम्बिनेशंस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो आपको ये तो पता चल गया कि एक इंडिफरेंस कर्व पे लाए होने वाले सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन अगर 2-3 इंडिफरेंस कर्व बनाए जाएं तो फिर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहे हैं आपके यूनिट्स 3 और यहाँ पे आ रहे हैं 5। कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं फिर से। ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जिसमें 5 ऑरेंजेस है और 3 एप्पल्स है। ओके, ये वाला कॉम्बिनेशन है। अब लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन को यहाँ कर दूँ तो आप देखिए, इसमें 4 एप्पल्स हो गए और 5 ऑरेंजेस हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन में और इस कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन देगा? ये वाला, बिकॉज इसमें आपको 1 यूनिट एप्पल का अधिक मिल रहा है और ऑरेंज उतने ही मिल रहे हैं। तो इससे हमारा ये रूल क्या निकल के आता है कि इंडिफरेंस कर्व जो हायर वाले होते हैं वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन देते हैं। और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व अगर एक ही ग्राफ में बना दिए जाए, देन दिस डायग्राम विल बी नोन एज, दिस ग्राफ विल बी नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या हुआ? इट इज़ अ ग्रुप और अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच ऑफ वन रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सब में अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व 1 पे जितने कॉम्बिनेशन है उसमें सेम रहेगा, 2 पे जो अपने कॉम्बिनेशन होंगे उसमें सेम रहेगा, 3 पे जो अपने होंगे उस पे भी सेम रहेगा, लेकिन 3 वाले में 2 से अधिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व आप एक ही ग्राफ में बना दोगे तो आपको मिल जाएगा इंडिफरेंस मैप। ओके, MRS हमने कर लिया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। वो आपको पता है कि वो हमेशा डिमिनिशिंग ही होता है। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में यूज़ होने वाला नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग करते हैं जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में आपके पास जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन हम क्या अनलिमिटेड सामान खरीद सकते हैं? अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? क्या हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं? नहीं, उसके ऊपर एक लिमिट लगी होती है। वो लिमिट कौन लगाता है? हमारा बजट। बजट बोले तो इनकम। तो इसलिए बजट लाइन को हम लोग इनकम लाइन भी बोलते हैं। भाई बेसिकली आप उतने ही प्रोडक्ट्स तो खरीद पाओगे ना जितना आपका इनकम अलाउ करेगी, जितना आपका बजट अलाउ करेगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू डिसाइड कि हम कितने कॉम्बिनेशंस अचीव कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते। बजट लाइन के लिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स होंगे और दोनों के प्राइसेस भी होंगे, इसीलिए बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोला जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें MRS कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले तो देखते हैं बजट लाइन है क्या। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो हमें किसी भी 2 प्रोडक्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताती है जो आप गिवन अमाउंट ऑफ इनकम से ख़रीद सकते हो। तो कुछ भी ले सकते हैं आप। अब आप यहाँ पे फूड और यहाँ पे आप ले लो लेट सपोज क्लोथ्स। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन ABCDE। एक बजट लाइन पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं विच कैन बी अचीव्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ बजट। तो कॉम्बिनेशन विच आर लाइंग आउटसाइड द बजट लाइन दे आर नॉट अचीवेबल। यानी कि अगर बजट लाइन के बाहर कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये मैं नहीं खरीद सकता हूँ। बजट लाइन के ऊपर आने वाले और बजट लाइन के अंदर आने वाले कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हो। ओके, तो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 2 commodities which a consumer can purchase with a given budget with his given income। ओके, अब सवाल ये है कि बजट लाइन हमेशा से स्ट्रेट ही क्यों बनती है? MRS के टाइम पे मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके पीछे जो MRS रहा होगा वो कांस्टेंट रहा होगा। अब MRS कांस्टेंट रहेगा इसीलिए बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब MRS कांस्टेंट कैसे रहा होगा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 40 रुपीज़। वो 2 प्रोडक्ट ख़रीदने जाता है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। एक्स का जो प्राइस है वो है लेट सपोज 5 रुपीज़, वाई का प्राइस है वो है लेट सपोज 10 रुपीज़। ये वही फिगर्स ली मैंने जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पिछली वीडियो में देखी थी। कोई बात नहीं, इसको सिंपल रखते हैं। अब आप बताइए, आपके पास 40 रुपीज़ है, आपको ये दोनों प्रोडक्ट ख़रीदने हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि सारा का सारा एक्स ख़रीद लो, वाई मत ख़रीदो। तो एक्स के क्या आप 8 यूनिट्स ख़रीद के ला सकते हो?
8 5 ज़ा 40 रुपीज़ आपके स्पेंड हो जाएंगे, करेक्ट। वाई कितने लेके आओगे? कुछ भी नहीं। अब मैं आपको कहता हूँ ठीक है एक वाई ले लो, बाकी के एक्स ले लेना फिर। तो चलो ठीक है, हम एक वाई का यूनिट ले लेते हैं। तो जब मैं एक वाई का यूनिट लूँगा मेरे 10 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, बचे 30। तो एक्स के कितने आएंगे मेरे पास? 6 यूनिट्स। फिर मैं आपको कहता हूँ चलो 2 वाई ले लो। तो 2 यूनिट जब आप वाई के ख़रीद लोगे 20 रुपीज़ स्पेंड हो गए, बचे 20। तो इसके कितने आएंगे? 4 यूनिट्स। अब मैं आपको कहता हूँ इसके 3 यूनिट्स ले लो, उसके कितने आएंगे? 30 रुपीज़ खर्च हो गए, बचे 10। 2 यूनिट्स इसके आ जाएंगे। अब मैं आपको कहता हूँ कि सारा पैसा वाई में ही लगा दो। तो वाई कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स खरीद लोगे आप वाई के, और एक्स के कितने यूनिट्स खरीदोगे? एक भी नहीं। तो अब आप इसमें ज़रा MRS कैलकुलेट करके देखिए। जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का 1 यूनिट बढ़ा रहे हो तो इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो? सही। जब मैं वाई में 0 से 1 पे गया तो मैंने एक्स के कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए? 8 से 6 यानी कि 2। तो रेशियो निकल गया 2:1। फिर वाई का 1 यूनिट बढ़ाया, एक्स के 2 यूनिट कम हो गए, 2:1। फिर वाई का 1 यूनिट बढ़ाया, एक्स के फिर 2 यूनिट्स कम हो गए। फिर वाई का 1 यूनिट बढ़ाया और एक्स के 2 से 0 यानी कि 2 यूनिट्स कम हो गए। कैन यू सी द MRS? क्या MRS कहीं पे चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स वाई द शेप ऑफ बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस ही बात है, जब आपकी इनकम लिमिटेड है तो आप एक प्रोडक्ट में जितना पैसा बचाओगे उतना ही तो दूसरे प्रोडक्ट में लगा पाओगे। तो जब जब यहाँ पैसा बचेगा उतना ही पैसा यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। तो MRS हमेशा सेम ही तो रहेगा। आपका जो ट्रांजिशन करने का रेट है, जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो उतना ही पैसा तो लेके जा रहे हो, जितना यहाँ कम हो रहा है उतना वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हमेशा जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट बनेगी, बिकॉज MRS रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट अब हमने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़। तो व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही बनेगा और डाउनवर्ड ही बनेगा। इट विल बी लाइक दिस ओनली। ये कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे ही क्यों बनेगा? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट का कंजम्पशन हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक्स हो गया, ये प्रोडक्ट वाई हो गया। तो आप देखो जैसे जैसे मैं यहाँ कम करूँगा वैसे वैसे ही तो हम यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। यही चीज़ तो हमने एप्पल और ऑरेंजेस वाले एग्जांपल में देखी थी। अगर हम एप्पल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें ऑरेंज कम करने पड़ रहे हैं, तभी तो शेप कैसे निकल के आई थी? कॉन्वेक्स। ओके, यही चीज़ हमने यहाँ देखी थी इंडिफरेंस कर्व में। ऑरेंज 10 पे, एप्पल कितने थे देखिए 1। जब ऑरेंज कम हुए 10 से 7 पे आए तो एप्पल 1 से 2 हो गए। सो इफ द कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ वन प्रोडक्ट ही हैज़ टू रिड्यूस द अदर। दैट्स वाई द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी है, इसका अपना एक रीज़न है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग सीख चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही बनेगा, ये होता है ओरिजिन। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए वो कॉन्वेक्स शेप ले रहा है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ में जो रीज़न है वो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स किसकी वजह से है? डिमिनिशिंग MRS की वजह से है। और इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ती है तो दूसरे की कम हो जाती है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर या आगे की ओर होगा उतना अधिक वो सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, दिस इज इंडिफरेंस कर्व नंबर 2। Obviously, the combinations which are lying on indifference curve number 1 will give me less satisfaction as compared to the combination which is lying on indifference curve number 2, because इसमें मुझे दोनों ही प्रोडक्ट के कुछ ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये एप्पल है, ये आपके ऑरेंज हैं,
इसमें मुझे लेट सपोज 5 एप्पल मिल रहे हैं, इसमें मुझे 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल मिल रहे हैं। अब मैं इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 पे शिफ्ट करता हूँ और ये कॉम्बिनेशन है, इसमें मुझे 6 ऑरेंजेस मिल जाते हैं और यहाँ पर मुझे 4 एप्पल मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 और 3, और मैं आपके आगे दूसरा कॉम्बिनेशन रखता हूँ 6 एंड 4। आप कौन सा कॉम्बिनेशन चुनोगे? ऑब्वियसली 6 एंड 4 वाला, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, वो ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व इस तरह मैप में बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है ये वाली, ये इंडिफरेंस कर्व में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर ये पॉसिबल होगी तो हमारा थर्ड वाला रूल जो है वो फेल हो जाएगा। फिर हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये कॉम्बिनेशन है ए, मान लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन है बी, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया सी। अब अगर एक इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ए और सी आर लाइंग ऑन अ सेम इंडिफरेंस कर्व, मीन्स ए और सी मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। फिर इधर से देखें तो बी और सी भी दे आर लाइंग ऑन अ सेम इंडिफरेंस कर्व, तो बी और सी भी मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो अगर ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है तो फिर ए और बी भी बराबर हुए। तो फिर ए और बी जो है वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे क्यों लाया कर रहे हैं? क्लियर हो गया? एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ए की हाइट जो है वो सी की हाइट के बराबर है, और जो बी है इसकी जो हाइट है वो भी सी के बराबर है। तो अरे भाई, जब दोनों की हाइट सी के ही बराबर है तो रूल ये नहीं बनता कि ए और बी की हाइट भी फिर बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों की हाइट तो सी के बराबर है। तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हुए? तो ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। द टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन बी वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे विल नॉट टच ईच अदर, क्योंकि वन single combination cannot lie on two different indifference curve because they are providing different levels of satisfaction. Okay guys, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो बेसिकली जो चैप्टर है हमारा वो तो ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। तो अब इसको कवर अप करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। डायग्राम कैसे बनाना है वो आप यहाँ समझिए, एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी बुक से, नोट्स वगैरह से कहीं से पढ़ सकते हैं। तो एक हमने ग्राफ बनाया, 0 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, वही दो प्रोडक्ट आप कोई भी जो अपने चुनते हुए आ रहे हो वो चुन सकते हो, फूड एंड क्लोथ्स, एप्पल एंड ऑरेंज, जो आपको ठीक लगे। ये हो गया, तो ग्राफ तैयार है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये? इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले तो आप एक बजट लाइन बनाना। तो स्केल लेके आप एक बजट लाइन बना सकते हो, इसको आप नाम रख सकते हो BB इज़ द बजट लाइन। बजट लाइन पे कॉम्बिनेशंस होंगे वो बाद में प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट बजट लाइन बना लेनी है, उसके बाद 3 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं, एक इसके नीचे से जाता हुआ, एक बिल्कुल इसको टच करके यूँ जाता हुआ, और एक इसके ऊपर जाता हुआ। अब इनकी नंबरिंग कर लो आप, दिस इज़ इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब सारे ही इंडिफरेंस कर्व पे कॉम्बिनेशंस प्लॉट कर लेते हैं, A B C D E F G H I। तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं और हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो एक पहले इंडिफरेंस मैप भी बन गया और साथ में एक बजट लाइन भी बन गई। हर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अपने अपने कॉम्बिनेशंस भी प्लॉट हो गए। अब बजट लाइन का जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था कि बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के पीछे यानी कि अंदर आने वाले कॉम्बिनेशंस तो आप अचीव कर सकते हो, बजट लाइन के बाहर जो कॉम्बिनेशंस है ये आप अचीव नहीं कर सकते। तो लॉजिकली देखा जाए तो GHID और F ये कॉम्बिनेशंस तो वैसे भी मेरे बजट लाइन के बाहर हैं, तो इनको तो हम अचीव कर ही नहीं सकते।
तो डी, एफ, जी, एच और आई ये सारे ही कॉम्बिनेशन में अचीव नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दे आर आउटसाइड द बजट लाइन। तो ये तो हमारे स्कोप से पहले ही बाहर हो गए। अब जो कॉम्बिनेशन में अचीव कर सकता हूँ वो हैं ए, बी, सी और ई। ये 4 कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन 4 में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो आंसर है वो एक ही है, और वो आंसर कौन सा है? वो है कॉम्बिनेशन नंबर ई। दिस इज़ द आंसर ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन है क्यों ई ही क्यों हुआ, ए बी सी क्यों नहीं हुए? उसके पीछे अब आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है। सी, ए, बी और सी और ई ये 4 ही कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो बजट लाइन पे आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि बी भी तो ख़रीद सकते हैं, बी तो बजट लाइन से कम है, लेकिन जो ई वाला कॉम्बिनेशन है इट इज़ लाइंग ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी ई वाले पॉइंट पे फुलफ़िल हो रही हैं। पहला, ई इज़ विद इन माई बजट, तो ई वाला कॉम्बिनेशन है बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो ए बी सी भी आ रहे हैं, बट द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉम्बिनेशन नंबर ई, it is lying on indifference curve number 2, whereas combination number A, B, C they are lying on indifference curve number 1, and we already know, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी थी वो प्रॉपर्टी? हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। तो ऑब्वियसली जोन सा कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेगा वो हमें पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो ई जो है क्या वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू ए, बी एंड सी? दैट्स वाई द आंसर इज़ ई। तो ई आंसर कैसे बना? क्योंकि एक तो ये विद इन बजट आ रहा है, मेरे बजट के अंदर है, और दूसरा इट इज़ ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व। तो ये 2 बातें आपको लिख के आनी होती हैं। तो ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होगी। अब इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अलग से लिख के भी आनी है अगर ये क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? 2 कंडीशंस हैं, आप चाहो तो उनको अच्छे से लर्न कर सकते हो, क्योंकि हमें उसे टेक्निकली समझाना नहीं होता, बस जो कंडीशन है उनको आप लर्न कर लेना। पहली कंडीशन ये है कि एम आर एस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 प्रोडक्ट आप जिनके आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, जैसे फूड और क्लोथ, उनके जो प्राइसेस हैं, उनके जो प्राइस का रेशो होगा वो एम आर एस पे इक्वल होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एम आर एस हम लोग निकालते हैं ना, जब स्टार्टिंग में हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था 1:3, 1:2, 1:1, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 3:1, 2:1, 1:1। तो एम आर एस जो है यहाँ पे कितना है? 1:3, 1:2, 1:1। और जो हमने प्राइसेस अज्यूम किए हैं एक्चुअल में कहीं पे भी, जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो इसको, तो मान लेते हैं एक्स का प्राइस 5 रुपीज़ था और वाई का प्राइस 10 रुपीज़ था। तो 5/10 का रेशो क्या आएगा? 1:2। और वहाँ पे एम आर एक्स जो होना चाहिए वो भी 1:2 ही होना चाहिए। ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ को न्यूमेरिकली प्रूव नहीं करना, बस अपनी एक कंडीशन लिख के आनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले केस में, दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एम आर एस एक्स वाई विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि जिस भी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आएगा ये पॉइंट ओरिजिन से बिल्कुल कॉन्वेक्स होगा। देखिए ई पॉइंट जो है वो ओरिजिन से बिल्कुल कॉन्वेक्स आ रहा है। यहाँ पे इसके कॉन्वेक्स होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर हो जाता है। बट यू हैव टू राइट दीज 2 कंडीशन सेपरेटली इन द क्वेश्चन, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से जब हम निकालेंगे उसकी ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कई बार ये 2 कंडीशंस अलग से भी पूछी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कंप्लीट हो जाता है।